एक दफ़ा दूध पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हम देखेंगे शॉर्ट हैंड क्या है, शॉर्ट हैंड का स्कोप क्या है, क्यों शॉर्ट हैंड करनी चाहिए, ठीक है, और शॉर्ट हैंड करने के बाद कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं और जो सी जॉब्स मिलती हैं उनका काम क्या होता है, क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, सब चीज़ें जो है वो हम ओवरऑल सारी देखेंगे आज। अच्छा, शॉर्ट हैंड क्या है, व्हाट इज़ शॉर्ट हैंड, कौन बताएगा, बताएं ज़रा। हाँ जी, शॉर्ट हैंड इज़ अ सिस्टम ऑफ रैपिड राइटिंग, ठीक है ना। इसमें बेसिकली आपको पता ही है, सिंबल्स जो साउंड को सुन के जो है वो आउटलाइंस बनाई जाती हैं, ठीक हो गया ना। अच्छा, अब शॉर्ट हैंड जो है ना वो कोई डिग्री नहीं है, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि आपने आई.कॉम कर लिया, बी.कॉम कर दिया, डिप्लोमा मिल गया, घर जाके बैठ जाओ, अब ऐसा नहीं है। शॉर्ट हैंड स्किल है, एक तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है ना, मेहनत करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है, और स्किल की वजह से ही ये कामयाब है। अगर ये स्किल ना होती तो शायद बाकी जॉब्स की तरह इसका भी बुरा हाल हो गया था। स्किल की वजह से ही बची हुई है, और आजकल वैसे भी स्किल का दौर है, बंदा वही कामयाब है जिसके पास स्किल्स हैं। अब मुझे पढ़ाते कई साल गुजर गए हैं, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं, या मेरे पास यहाँ पे ऐसे बच्चे भी पढ़ने आते रहे हैं जिन्होंने एम.फिल तक किया हुआ है, मास्टर्स, एम.फिल्स, अच्छी अच्छी डिग्रीज, 4 ईयर वाली जो होती है बैचलर डिग्री वो की हुई है, लेकिन जॉब कोई नहीं है। क्या वजह है कि टेक्निकल चीज़ कोई नहीं की, ठीक है ना, स्किल्स कोई नहीं है, डिग्रीज़ हैं लेकिन स्किल्स नहीं है, ठीक है ना। तो एक तो इसकी वजह ये भी है शॉर्ट हैंड क्यों करनी चाहिए, क्योंकि एक स्किल बेस है, स्किल की बेस पे जॉब आराम से मिल जाती है, डिग्रीज़ की बेस पे जो जॉब मिलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, मैं ना शॉर्ट हैंड को कहता हूँ ये गवर्नमेंट जॉब का ना चोर रास्ता है। हाँ, सही बात है, ये चोर रास्ता है गवर्नमेंट जॉब का। क्यों है, इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत है, जिसमें से पहली वजह जो है ना वो है कि लेस क्वालिफिकेशन। अब आप देखें कि इंटरमीडिएट बेस पे आपको 15 स्केल मिल रहा है पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में। मैंने अभी तक कोई ऐसी जॉब नहीं देखी जो इंटर पे 15 स्केल हो, स्टेनो के अलावा, शॉर्ट हैंड के अलावा कोई ऐसी जॉब नहीं है। इवन कि आपकी जूनियर क्लर्क की आती है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, इंटरमीडिएट मांगा होता है, वही टाइपिंग लेते हैं उनसे, वही कंप्यूटर का लेते हैं, एमसीक्यूज़ वगैरह, इतना टफ टेस्ट लेते हैं। एमसीक्यूज़ तो पास करना बड़ा मुश्किल काम होता है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, और जितने मर्जी आप एमसीक्यूज़ कर लें फिर भी कहीं ना कहीं से ऐसा एमसीक्यूज़ आ जाएगा जो आपने कभी देखा भी नहीं होता, यानी डिफ़िकल्ट है। फिर इंटर पे आपको 11वां स्केल वो दे रहे हैं, स्टेनो देख ले, इंटर के 15वां। मैं इसको कहता हूँ तो ये गरीबों का ना CSS है, वाकई ये गरीबों का CSS है। उसकी वजह है, देखिए PMS जो करता है, जो CSS करता है, वो अपने करियर का जो स्टार्ट लेता है किस स्केल से लेता है, 17 स्केल से लेता है। इवन जो जुडिशरी में आप चले जाएं, जो जजेस बनते हैं वो भी कहाँ से स्टार्ट लेते हैं, 17 स्केल से लेते हैं स्टार्ट अपना। यानी ये सारी जितनी मेन बड़ी हैं 17 स्केल से स्टार्ट लेते हैं। मज़ेदार बात है, शॉर्ट हैंड बेस पे डायरेक्ट 18 स्केल की जॉब्स भी आती हैं, डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, बाय प्रमोशन की बात नहीं कर रहा। 17 की तो आपने कॉमन देखी होगी, हाई कोर्ट में डायरेक्ट 17 स्केल पे स्टेनोग्राफर ले रहे हैं, ठीक है ना। ये जो सीनियर जो आता है, एक तो होती है ना ऑफिशियल रिपोर्टर, एक सीनियर ऑफिशियल रिपोर्टर, ये सेनेट में, नेशनल असम्बलीज में वो 18 स्केल का डायरेक्ट शॉर्ट हैंड बेस पे लेते हैं। अगर आप 18 ना भी कहें, चले 18 को हम कहते हैं नहीं है फॉर एग्जांपल, तो 17 स्केल PMS वाले ले रहे हैं, CSS वाले ले रहे हैं, ग्रेजुएशन बेस पे, आप भी ग्रेजुएशन बेस पे डायरेक्ट 17 स्केल पे जा रहे हैं। फिर जो नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि जॉब्स की रेशो बहुत ज़्यादा है, बेशुमार जॉब्स हैं। आप जो भी एडवर्टाइजमेंट उठा के देखें किसी भी महकमे की, आपको रूटीन में ज़्यादातर स्टेनोग्राफर की जॉब मिलेंगी, यानी शॉर्ट हैंड की, चाहे वो स्टेनोटाइपिस्ट की। आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स आती हैं। यानी शॉर्ट हैंड बेस की जॉब्स सबसे ज़्यादा होती हैं। आप महीने में देख लें, आप एवरेज निकालें, 2-4 महकमों में कहीं ना कहीं पोस्ट आई होती हैं, ये शॉर्ट हैंड बेस की जॉब्स आई होती हैं, इसलिए भी इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि आप प्रमोशन अगर क्राइटेरिया देखें तो बेहतरीन है यार, इंटरमीडिएट करके बच्चा भर्ती होता है, ठीक है ना। आप कई महकमे तो ऐसे जहाँ पे टाइम स्केल प्रमोशन है, जहाँ पे हाई कोर्ट है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे भी टाइम स्केल प्रमोशन है। आप 17 स्केल में भर्ती होते हैं, 20वें 21वें स्केल तक प्रमोशन है। सेक्रेटेरिएट में देख लें आप, इंटरमीडिएट पे जो आता है बच्चा आता है, ठीक है ना। आगे आप अपनी क्वालिफिकेशन इंप्रूव करें, साथ ग्रेजुएशन कर लें, आप PMS में मर्ज रहते हैं, PMS में चले जाते हैं आगे। अगर आप डायरेक्ट नहीं अच्छा, फिर एक और मज़ेदार बात बताऊँ, आप आए स्टेनोग्राफर आगे सेक्रेटेरिएट में आगे, या सेक्रेटेरिएट में नहीं भी आए, पहले ये जो रूल था ना वो सिर्फ सेक्रेटेरिएट के लिए था, अब ये ओवरऑल पूरे पंजाब के लिए है। पंजाब गवर्नमेंट में आप जिस मर्जी महकमे में है, आप एज अ स्टेनोग्राफर भर्ती हो गए हैं, आप 5 साल आपकी सर्विस हो गई है। PMS वाले कितने नंबर का पेपर देते हैं, 1200 नंबर का, 300 नंबर का इंटरव्यू, टोटल हो गए 1500 नंबर का। अगर आपने एज अ स्टेनोग्राफर 5 साल सर्विस कंप्लीट कर ली है, आपका सिर्फ 350 नंबर का है। 100 नंबर का इंग्लिश का ऐसे, 25 नंबर का इंग्लिश का ऐसे, 25 नंबर का उर्दू का ऐसे, 100 नंबर के MCQs, बाकी वो जो है वो आपका इंटरव्यू, और पोस्ट वही मिलेगी जो PMS है।
एज रिलैक्सेशन होती है ना, 35 साल तक तकरीबन मेरा ख्याल होता है, वो आपकी सर्विस काउंट हो रही होती है ना बीच में। यानी ये चोर रास्ता है, पीएमएस में भी जाने का। 5 साल आप सर्विस करें, उसके बाद पीएमएस का डायरेक्ट दे दें, वरना बाय प्रमोशन भी आपने पीएमएस में चले रहना है। हाई कोर्ट में हो तो आप डायरेक्ट 17 में आप अपॉइंट होते हो, ठीक है ना। उसके बाद बाय प्रमोशन आप रजिस्ट्रार हाई कोर्ट जो होता है, 20 में 21वें स्केल में हमारे कैडर के लोग पहुँचे होते हैं। इतनी इसमें प्रमोशन है, इतना ज़्यादा स्कोप है। अच्छा, फिर लेस कंपटीशन है, ये भी एक बहुत बड़ा इसमें पॉइंट है जो शॉर्ट हैंड क्यों करनी चाहिए कि लेस कंपटीशन है इसके अंदर। आप बाकी जॉब्स देख लें, आप अभी देखें, ये जो सी ना पुरानी एग्जांपल लें, अभी जो पंजाब पुलिस का रिजल्ट आया है स्टेनोग्राफर का, कितने बच्चे पास हुए? सीटें थी 305, 195 बच्चा जो है उन्होंने क्लियर किया इंटरव्यू के लिए। अब बच्चे जो हैं वो कम है, सीटें हैं ज़्यादा। यही अगर आप क्लर्क वाली साइड पे चले जाएं, असिस्टेंट वाली साइड पे चले जाएं, तो बच्चा फॉर एग्जांपल 10 होता है, पीछे 600 बंदे ने पास किया, और सीटें 10 होती हैं तो 600 बच्चा इंटरव्यू देने के लिए आया होता है। इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये मैं आपको लास्ट टाइम की बात बता रहा हूँ, 2018 का क्या पता नहीं 20 का बैच था, सेक्रेटेरिएट में आया, असिस्टेंट की भी आई और स्टेनोग्राफर की भी आई। स्टेनोग्राफर की तकरीबन 150 कुछ पोस्ट थी, असिस्टेंट की जो थी वो 47 पोस्ट थी। असिस्टेंट पे अप्लाई किया तकरीबन 62,000 कैंडिडेट ने, और स्टेनोग्राफर पे था तकरीबन 5,500 या 6,000 कैंडिडेट। ये मैं आपको मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम इतना ही होता है 6,000 7,000, इससे ऊपर मैंने अभी तक नहीं देखा। बहुत कम ही शायद शादो नादिर, वो भी जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा हो, जहाँ पे थोड़ी वैकेंसी होती है 10 12 15, वहाँ पे आपको 3,000 3,500 2500 इतना बच्चा मिलेगा कैंडिडेट। आप अकेडमीज़ देख ले कितनी है शॉर्ट हैंड की अकेडमीज़, कहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, चक्कर ही कोई नहीं है। यानी एक तो लोगों को पता भी नहीं इसके बारे में, बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है। अब कुछ आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी उस लेवल की नहीं है जितनी होनी चाहिए। जिनको पता है वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कम कंपटीशन है। अगर आप MCQs वाली साइड पे जाते हैं या किसी और जॉब वाली साइड पे जाते हैं, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है शॉर्ट हैंड के अंदर। अच्छा, दूसरा अब एक ये भी देख लेते हैं इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है स्टेनोग्राफर की। अगर कोई नया बच्चा है वो करना चाहता है शॉर्ट हैंड, उसको ये भी पता होना चाहिए इसका काम क्या है। इसका काम डिफरेंट, मतलब एक तो ये डिपेंड करता है ना कि आपकी किसके साथ पोस्टिंग हुई है, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। एक तो डिक्टेशन लेना शॉर्ट हैंड, टाइपिंग शाइपिंग का काम होता है, कंप्यूटर का काम होता है। या बाज़ का आपकी किसी बड़े ऑफिसर की ड्यूटी लग जाती है, वहाँ पे टेलीफोन वगैरह प्रोटोकॉल को सारा आपने देखना होता है, मीटिंग्स वगैरह अरेंज करवानी होती है, मिनिस्टर के साथ आपकी ड्यूटी लग जाती है, मीटिंग्स वगैरह अरेंज करवाते हैं सारे, जो से उसके इलेक्शन होते हैं उसकी चीज़ें वगैरह सारी मैनेज करते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है ना, फिर एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट के मेरिट बेस्ड जॉब है। इसमें रिश्वत और सिफारिश वाला कोई चक्कर नहीं है। उसकी वजह ये टेक्निकल चीज़ है। देखिए, अगर आप एक इंजीनियर को एज अ डॉक्टर भर्ती कर लें और एक डॉक्टर को एज अ इंजीनियर भर्ती कर लें कि उसे इंजीनियर का काम नहीं, तो वो क्या करेगा? बस वो तौलिया भी चलाइएगा तो पता लगेगा ऑपरेशन हो गया, तौलिया भी छाट देता है यानी सारी बात जिसका काम उसी को साझे ना। आप डॉक्टर को कहें पंखा ठीक कर दे, या कोई इंजीनियर है उसको मशीन ठीक कराने के बजाय उसको कहें तो बंदा खोल के तो ऑपरेशन कर दे, तो वो तो जो सा ऑपरेशन करेगा फिर आपको पता ही है वो ना बड़ा होगा ना छोटा है, कोई दरमियाना ऑपरेशन ही होएगा यानी उसका काम नहीं है ना, टेक्निकल चीज़ है ये। आप पूरे ऑफिस में अगर स्टेनो छुट्टी कर लेना तो स्टेनो का काम करना बहुत मुश्किल काम है। ना क्लर्क स्टेनो का काम सही से संभाल सकता है, ना असिस्टेंट संभाल सकता है। लेकिन अगर क्लर्क छुट्टी कर लेता है, असिस्टेंट छुट्टी कर लेता है, तो स्टेनो उसका काम संभाल सकता है। हर ऑफिसर की कोशिश होती है कि मेरा स्टेनोग्राफर कंपिटेंट से कंपिटेंट हो, क्योंकि उसको उतनी ही सहूलत रहती है। अब ऑफिसर एक नैला बंदा रख लेता है, सिफारशी रख लिया उसने, अब वो डिक्टेशन लिखवाएगा वो कुछ, वो लिख के कुछ और लेके आएगा। अब किसका टाइम वेस्ट हो रहा है? ऑफिसर का वेस्ट हो रहा है। अगर यही स्टेनो अच्छा होगा, उसने एक दफ़ा लिखवाया वो वही एग्जैक्ट लिख के ले आए, या इतना अच्छा कंपिटेंट स्टेनो है उसने उसको एक दफ़ा समझा दिया कि बेटा ऐसे ऐसे करके ले आओ, उसने डिक्टेशन भी नहीं ली, वो खुद ही से बना के ले आया। ऐसे स्टेनो ढूंढते हैं वो ऑफिसर, इसलिए वो कहते हैं मेरिट पे। आप PPSC में देख ले, बेशुमार दफ़ा ऐसे हुआ है कि सीटें खाली वापस जाती हैं। ऐसा भी हुआ बाज़ औक़ात कि सारी सीटें खाली गई हैं, उन्होंने कोई बंदा नहीं रखा, ऐसा भी होता रहा है। बाकी आप दूसरी तरफ देख लें, आप सीटें वाधू, सीटें घट होंगी, बंदा वाधू होता है, पूरियाँ रख देने। सेक्रेटरी में भी ऐसे होता है, अंग्रेज़ों के दौर का सेक्रेटेरिएट बना हुआ है। मैंने आज तक सेक्रेटेरिएट में नहीं देखा कि स्टेनोग्राफर की सीटें फिल हुई हों, कभी हमेशा खाली जाती, कभी फिल नहीं हुई। असिस्टेंट की फिल हो जाती हैं, क्लर्क की फिल हो जाती है, स्टेनो की नहीं फिल होती। क्यों? जो स्किल बेस है, जिस बच्चे को आती है, जिसने टेस्ट पास किया, उन्होंने वही रखना है। बाकी आप 10 सिफारिशें करवा लो, 15 सिफारिशें करवा लो, आप लाख रुपया लगवा लो, उन्होंने आपको नहीं रखना। रख भी लेंगे तो बाद में पकड़ा जाएगा। वो कैसे काम चलाएगा? उसको टाइपिंग नहीं आती, शॉर्ट हैंड पहली दफ़ा में वो डिक्टेशन लेते साथ ही पकड़ा जाएगा। क्लर्क है ना, असिस्टेंट आप, वो अपना काम सीख के कर लेता है, कर लेगा वो मैनेज। क्लर्क है, उसको फाइल वर्क, आपने नैला बंदा भी रख लिया, वो भी सीख जाएगा। शॉर्ट हैंड कैसे सीखेगा? अफसर तो नहीं शॉर्ट हैंड सिखाएगा उन्हें, वो तो आती होगी। तो ऑफिसर आप क्लर्क को ये समझा देगा ना, ऐसे ऐसे करना बेटा, या असिस्टेंट समझा देगा।
वो असिस्टेंट को नहीं आता काम, ऑफिसर समझा देगा कि यार ये नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है, आपने ऐसे करना, समझा सकता है उसको ऑफिसर। स्टैनो को कैसे समझाएगा? वो केरी शॉर्ट हैंड दसेगा तुम, केरी शॉर्ट फॉर्मा दसेगा, नहीं हो सकता, काम नहीं चल सकता। बताने का मकसद है मेरिट बेस, मेरिट है। मेरे पास से माशाल्लाह यहाँ से 60 प्लस जो है बच्चे पढ़ के जाके स्टेनोग्राफर लग चुके हैं, सारे 100% मेरिट पे लगे हैं, किसी ने 1 रुपया नहीं दिया। इवन यहाँ तक भी हुआ एक एक फैमिली के एक एक घर से 2-2 भाई 3-3 भाई इकट्ठे भी लगे हैं। ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल है, जोड़े 2-2 भाई लगे हैं इकट्ठे, बड़े बड़े गरीब घराने के, जिनके पास 1 रुपया भी देने के लिए। मैं कहता हूँ गरीबों का CSS है, PMS CSS करने ना आपको पैसे भी चाहिए ना, अकेडमीज़ की फीसें इतनी ज़्यादा है, आप नहीं पढ़ सकते भाई। गरीबों का CSS है, ਇੱਥੇ 1000-2000 फीस दो, जो ਵੱਧ भी ले रहे 5000 भी दोगे महीने की, तो फिर भी तुम 17वें स्केल से डायरेक्ट जाके लगो, PMS से भी ऊपर, ठीक है ना। यानी सस्ते में PMS ना, बता रहा हूँ सस्ता गरीबों का PMS है, गरीबों का CSS है। अच्छा नेक्स्ट है, आप देखें अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है, आम रूटीन में ज़्यादातर ऐसा था ना, अगर आप अपनी फील्ड में रहना चाहते हैं, फील्ड से नहीं हटना चाहते, जैसे आपने LLB किया, आप कहते हैं मैंने अपनी फील्ड से रिलेटेड करना है, तो फिर सारी बात आप कोर्स वगैरह में करोगे, ठीक है ना। इंजीनियरिंग किया तो आप किसी कंपनी जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसमें जाओगे। मेडिकल फील्ड के आप डॉक्टर हैं तो आपको सेक्रेटरीट में आके तो जॉब नहीं ना करोगे आप। अगर आप रेजिडेंट फील्ड में रहना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल में जाके जॉब करोगे। लेकिन स्टेनोग्राफर ऐसी फील्ड है, हर महकमे में इसकी जॉब है। इवन प्राइम मिनिस्टर हाउस, CM हाउस, PM हाउस, गवर्नर हाउस, मिनिस्टर के साथ, एडवाइज़र के साथ, जितनी सियासी पोस्टें हैं सबके साथ इसकी जॉब आती हैं। FIA हो गया, IB हो गया, ISI तक में आपकी, आर्मी का शौक है आपको आर्मी में आती है, पुलिस का शौक है आपको जाने का पुलिस में आती हैं, हर महकमे के अंदर इसकी जॉब्स हैं। आपको बाहर जाने का शौक है, फॉरेन अफेयर्स में जॉब्स आती हैं। फॉरेन अफेयर्स का क्राइटेरिया वो आपको 2-3 साल इधर पाकिस्तान में रखते हैं, उसके बाद आपको वो फॉरेन मिशन होते हैं उनके, बाहर के मुल्क भेज देते हैं, वहाँ पर आपको डॉलर्स में पे मिलती है। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स, मेरे साथ DCOM किया उन्होंने, वो बाहर चले गए, फॉरेन अफेयर्स में गए, वहाँ से बाहर निकल के फैमिली भी साथ ले गए, उधर अच्छी सैलरी मिले, पाकिस्तानी 2-4 लाख रुपये आपको तनख्वाह मिल जाती है, डॉलर्स में कमा रहे हैं। यानी बाहर जाने का शौक है, ये भी एक रास्ता है, चोर रास्ता है बाहर जाने का। और इंटरमीडिएट बेस्ड जॉब स्टेनोटाइपिस्ट की आती हैं वहाँ पे, उसकी APS की भी आती है, वो आगे मैं डिस्कस करता हूँ कौन कौन सी आती हैं। ये भी आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि उसके थ्रू आप इंटरमीडिएट बेस पे आप भर्ती हो फॉरेन अफेयर्स में जाके, वहाँ से आप जनाब बाहर निकल जाओ। यार इंटर बेस के बच्चे को आप अभी सैलरी, बल्कि ये पॉइंट सैलरी में डिस्कस करेंगे आगे, बल्कि आ ही गया, नेक्स्ट पॉइंट ही है सैलरी पैकेज क्या हो सकता है इसमें। अब देखिए इंटरमीडिएट का जो एक बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मार्केट में वो चला जो उसकी कितनी तनख्वाह दे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, जो एवरेज है ना, जो एवरी थकी सी देंगे वो 8-10 हज़ार देते हैं, जो कोई अच्छी भी दे देगा वो 20 हज़ार दे देगा, 25 हज़ार दे देगा, इससे ऊपर कोई चक्कर नहीं है। वो भी मैंने देखा ज़्यादातर जिनको काम आता हो, एक्सपीरियंस, उसको इतनी देते हैं सैलरी, जिन्हें नहीं आता उन्होंने 8-10 हज़ार से रख के पहले रखला लवाते हैं, वो पूरा गधों की तरह सारा दिन उस बेचारे से काम लेते हैं, तो महीने का 20-25 हज़ार से ज़्यादा कोई नहीं देता। एवरेज जो इस टाइम मिनिमम चल रही है ना सैलरी जो स्टेनोग्राफर की, तकरीबन 45,000 है। ये मैं इंटर बेस की बता रहा हूँ, अभी आगे भी बढ़ता हूँ। अच्छा फिर मज़ेदार बात ये मैंने आपको मिनिमम बताई है इंटर की, आप जो इंटर की आप मैक्सिमम पे जाए ना तो आप लाख तक भी हैं। अब ये जो पीछे बच्चे लगे FIA में हमारी अकेडमी के, वो तकरीबन इस टाइम 97,000 पे ले रहे हैं। स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब इंटरमीडिएट भाई 97,000, यानी लाख ही हो गया ना पूरा। एक पेटी आपको इंटरमीडिएट बेस पे मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए मुझे बताएं, इससे ज़्यादा और आपने क्या लेना है यार, इंटर बेस से ज़्यादा इससे ज़्यादा आपने क्या लेना है। CSS के लिए भी आपको ग्रेजुएशन चाहिए ना, ग्रेजुएशन करके आप लगते हो, वो भी पास हो रहे ना हो तो ना हो। CSS जितना मुश्किल तो नहीं है ना, आगे मुश्किल आसान पे भी बात करते हैं, वो भी एक ऐसे हमारा ख्याली पलाव होता है कि मुश्किल यहाँ आसान है। तो इंटर पे अगर आपको लाखों रुपये मिल जाए यार, आपको इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। फिर ग्रेजुएशन अगर आपने की हुई है, फिर अच्छा ये जो तनख्वाह है ना ये वेरी भी करती है, मतलब डिफरेंट होती है हर डिपार्टमेंट की, ये डिपेंड करता है आप किस महकमे में रहते हैं। इंटर किया हुआ या ग्रेजुएशन किया, आप जिस महकमे में रहेंगे हर महकमे भी की सैलरीज अलग है और स्केल्स की भी सैलरीज का डिफरेंस है। यानी कि मैंने आपको बताया ना FIA में वो लाख रुपया ले रहा है स्टेनोटाइपिस्ट पे, तो यही FIA में अगर वो APS की पोस्ट पे रहता है तो वो ज़ाहिर बात है फिर वो 1.25 लाख 1.5 लाख पे चला जाएगा। ग्रेजुएशन आपकी हाई कोर्ट में डायरेक्ट आती हैं, 1.5 लाख तक सैलरीज है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाख से ऊपर सैलरी है। इंटरमीडिएट स्टेनोटाइपिस्ट सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पोस्टें आती हैं स्टेनोटाइपिस्ट की, इंटरमीडिएट बेस की लाख से ऊपर सैलरी है। कॉमन वर्ड पिछली बार उन्होंने, मेरा एक दोस्त लगा कॉमन वर्ड करा दी उन्होंने नाम, सुप्रीम कोर्ट वालों ने कॉमन वर्ड करा दी, सिलेक्ट हो गया, वो लगा हुआ है काम कर रहा है, लाख रुपये से ऊपर इसकी तनख्वाह है। और मैंने दोस्तों फिर अथॉरिटी भी देखे, अथॉरिटी कम है। वो कहते ना CM का PA भी CM ही होता है, उन्हें फोन यही करना, CM साहब कह रहे हैं फलाना काम कर दो, भाई CM ने क्या होना है, उन बंदे की जरूरत है CM ने फ़ोन करके पूछे, ऑफिसर की जरूरत होती है। मिनिस्टर के साथ आप देखें जो लगे हुए हैं PAs, वो एक फ़ोन करते हैं कहते हैं मिनिस्टर साहब ने ये कहा है, हूँ ऑफिसर की मजाल है फ़ोन कर सर तुम क्या कि नहीं किया,
वो कहना ठीक है सर कंप्लायंस होगी जनाब, सारा कुछ कराते हैं बेशुमार, आप जाके टोर देखें उनकी तो टोर ही मारनी है। तो ये मतलब इसका स्कोप है, ठीक है ना। और अच्छा डिप्लोमे के वाले से भी थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं। कई लोगों को ये भी वहाम होता है कि पता नहीं इसमें डिप्लोमा चाहिए होता है, तो शॉर्ट हैंड में किसी डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं होती, ये कंपटीशन एग्जाम होता है। बाकी कई अकेडमीज़ होती हैं उन्होंने अपना प्राइवेट बनाया होता है, वो दे दो ना दे दो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जब जॉब्स आती है ना उसमें डिप्लोमा नहीं आपसे वो मांगती, ठीक है ना। कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, वो आपको पता है 3 मंथ्स का कंप्यूटर का डिप्लोमा मांगा जाता है, कहीं कहीं पे 6 माह का भी मांग लेते हैं, ज़्यादातर जो है वो 3 माह का मांगा होता है रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से, जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो, ठीक है ना। शॉर्ट हैंड में डिप्लोमे की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ आपने सीखना है और अपना इम्तिहान पास करना है, आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छा नेक्स्ट जो है ना हमारा, अब वो बात कर लेते हैं कि पीरियड कितना लगता है, ये भी एक बड़ा होता है। जो बच्चा शॉर्ट हैंड करना चाहता है फर्स्ट टाइम, जो हमारी वीडियो देखेगा वो उसको जारी बात है ये भी उसके जहन में सवाल होगा कि भाई टाइम कितना लगेगा, शॉर्ट हैंड करनी है तो फिर पहला सवाल ये भी तो है ना। आप बच्चे एडमिशन लेने के लिए आते हैं, वो सबसे पहले पूछे सर जी टाइम कितना लगना है। टाइम के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने ऐसी अकेडमी से बचना, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बहरहाल बच्चों को पता ही है, लोगों को पता है इस बारे में। कई अकेडमी रहती है जो टोपी ड्रामे करती है, 3 माह का इतना पैकेज है जनाब 20,000 दे दें, ठीक है जी, 5 माह का इतना पैकेज दे दें, 6 माह में कराएंगे तो इतने पैसे देंगे, सब टोपी ड्रामे। ना ये 3 माह में होती है, ना ये 6 माह में होती है, ठीक है ना। बड़ी भी कोई छलांग लगाएगा ना तो 7-8 माह में कर लेगा। मेरे पास ऐसी 2-3 एग्जांपल्स हैं, बच्चे करके गए हैं 7-8 माह में, लेकिन रेयर केसेस है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद एवरेज जो पीरियड है ना, जो एक पढ़ने वाला बच्चा है सही मानों में टाइम वेस्ट ना करे, छुट्टी कोई ना करे, 1 साल फिर भी उसको चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर वो एडजस्ट हो सकता है, जो कॉम्पिटेंट बच्चा है, पढ़ने वाला मेहनती बच्चा है। वरना आपको पता है 2-2 साल भी बच्चे लगा देते हैं, कई तो ऐसे होते हैं नमूने वो 3-3 साल भी लगा देते हैं, जिससे नहीं पढ़ना छुट्टियां करेंगे। अगर पढ़ने वाला बच्चा तो यानी 1 साल, अगर मैं इसको कहूँ एवरेज पीरियड 1 साल है तो 1 साल है। उससे कम कोई आपको कह दे कि 3 माह में हो जाएगा, वो सिर्फ टोपी ड्रामा ये है कि कम से कम पीरियड बताते हैं ताकि बच्चा एडमिशन ले ले हमारे पास, वो ये करते हैं, ठीक है ना। तो आपने ऐसे लोगों से बचना है। साल का एक पीरियड है वो आपका लगना है, ठीक हो गया, वो मेहनत करेंगे तो। वरना तो जिसने नहीं करना उसने 5 साल में भी कुछ नहीं करना, जिसने करना वो 1 साल में कर देगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है, अब बात कर लेते हैं जी मुश्किल है या आसान। ये भी जब बच्चे एडमिशन लेने आते हैं ना, या फ़ोन करेंगे पहले सर मुश्किल है कि आसान है, ये भी एक बड़ा मसला है ना हमारे साथ। तो मेरा जवाब ये है कि कोई चीज़ मुश्किल या आसान नहीं होती। मेरा जो एक अपनी ऑब्जर्वेशन है, हम मुश्किल या आसान चीज़ को खुद बनाते हैं। देखें जिस चीज़ का शौक़ हो ना वो चीज़ बड़ी आसान है। अब मैं अगर अपनी बात करूं, मैं किसी को वन व्हीलिंग करते देखूँ ना तो मुझे खौफ आता है, ये पागल है, ये क्या करने लगा हुआ है यार, इसको डर नहीं लग रहा। अगर आप उससे पूछेंगे तो उसको नहीं डर लगता, क्या वजह है, उन्होंने मज़ा, सही गल उन्होंने मज़ा आ रहा होता है। वो अभी एक वीडियो निकाल के दिखाता, वो उछल रहे जनाब, वन व्हीलिंग करे ना मोटरसाइकिल से उछलन डे, बंदा पूछे कि यार कि टांगे तो चढ़े हैं। अब उसको मज़ा आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका शौक़ है। कहते शौक़ का कोई मुल नहीं। जिस बंदे को, वो कहते हैं ना जो मेहनती इंसान है ना उसके लिए पहाड़ भी कंकर है, ठीक है ना। और जो काहिल इंसान है, सुस्त इंसान है, उसके लिए कंकर भी पहाड़ है। यानी उसको आसान भी चीज़ उसको इतनी लगेगी, वो है ना पांडा आ गई मेरे गया ना पढ़ना पड़ेगा। तो जो पढ़ने वाला मेहनती बच्चा है उसके लिए कोई टेंशन ही नहीं है, उसको वो भी इतनी सी कंकर लगेगा। ये हमारा अपना जो है ना दिमाग का मसला है, दिमाग दुरुस्त करना पड़ेगा। शौक़ पैदा करेंगे तो चीज़ आसान लगेगी, कोई चीज़ आसान या मुश्किल नहीं है, बस हमारी अपनी दिमाग का खेल है, ठीक है ना। अच्छा आगे हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि शॉर्ट हैंड करने के बाद किस किस किस्म की जॉब्स हमें मिलती हैं। अच्छा इसमें इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो जो नॉन गैजेटेड जॉब्स होती हैं, एक गैजेटेड होती हैं, यानी एक इंटरमीडिएट बेस पे हमें मिलती हैं और एक हमें मिलती है ग्रेजुएशन बेस पे, ठीक है ना। जो इंटरमीडिएट बेस पे हमें मिलती हैं वो जो कम से कम है वो है स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब। उसका 14 स्केल होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट में आती है, ठीक हो गया। पहले इसका जो है वो मेरा ख्याल मैट्रिक होता था, 2010 या 11 में आई थी जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। अब बहरहाल लेटेस्ट जो है वो इसका इंटरमीडिएट है, ठीक है। टेस्ट इसमें जो होता है वो MCQs का टेस्ट लेता है। FPSC सिर्फ अपनी ही, वैसे तो फेडरल गवर्नमेंट की FPSC अनाउंस करता है ना APS वगैरह की, लेकिन स्टेनोटाइपिस्ट की APS वो FPSC अनाउंस नहीं करता, वो सिर्फ अपने ऑफिस की रखते हैं। बाकी ये जो सारी होती हैं वो या तो NTS OTS PTS वगैरह के थ्रू आती हैं, या कई महकमा खुद ले लेता है टेस्ट। वो आम रूटीन में ज़्यादातर जो है वो MCQs का पहले टेस्ट होता है, दैन आपका जो है वो शॉर्ट हैंड का 40 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग, और 80 वर्ड्स पर मिनट जो है वो आपकी शॉर्ट हैंड होती है, ये टेस्ट होता है। उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है। और उससे आगे बढ़ें तो पंजाब गवर्नमेंट में हमारा 15 स्केल होता है। फेडरल में स्टेनोटाइपिस्ट बोला जाता है, पंजाब में स्टेनोग्राफर बोला जाता है। दोनों की क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट ही होती है, क्राइटेरिया भी सेम ही होता है, ठीक है ना, यानी वो क्वालिफिकेशन की बात। अच्छा इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जब इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं ना तो फिर किसी भी सब्जेक्ट में हो, मतलब ये नहीं कि आपने ICOM किया हो या आपने FSC की हो या आपने ICS की हो, कुछ भी किया हो, इंटरमीडिएट होना चाहिए। या कोई ऐसी डिग्री भी चलेगी जो इंटरमीडिएट के इक्वल है, जैसे DAE है 3 साल का।
अब कई बच्चे पूछते हैं हमने DAE किया हुआ क्या वो चल जाएगा? DAE भी चल जाएगा, ठीक है ना, वो 3 साल का होता है लेकिन इंटरमीडिएट के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो कोई भी डिग्री हो सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। अब ये रूल चेंज हो गया है, मोस्टली डिपार्टमेंट जो है वो सेकंड डिवीजन मांगते हैं, ठीक हो गया। स्टेनोग्राफर का BS 15 होता है, हमने वो क्वालिफिकेशन की क्या पे की बात ऊपर कर ली है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और स्टेनोग्राफर का कितना 15वां स्केल होगा, उसमें भी हमारा जो है वो PPSC के थ्रू जाती हैं ज़्यादातर पंजाब गवर्नमेंट की, उसमें वो MCQs नहीं लेते, शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है। उसके बाद आपको पता है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग वगैरह होता है, देन हमारा इंटरव्यू का होता है। और अगर ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन बेस पे SSS की सीट भी आती है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, ये कम आती हैं। ज़्यादातर जो है वो APS की सीटें आती है, फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, उसमें ग्रेजुएशन सेकंड डिवीजन के साथ मांगी होती है। और उसके अलावा उसका टेस्ट वो पहले 50 का टाइपिंग का टेस्ट लेते हैं, उसके बाद वो जो है वो आपका MS प्रोफिशिएंसी वगैरह का टेस्ट लेते हैं, और देन जो आपका है वो शॉर्ट हैंड का टेस्ट होता है, उसमें 100 वर्ड्स पर मिनट मांगी होती है शॉर्ट हैंड, और 50 वर्ड्स पर मिनट जो है वो टाइपिंग। पहले वो टाइपिंग का लेते हैं, जो टाइपिंग पास करता है देन उसका शॉर्ट हैंड का होता है, ठीक है, सेम डे में होता है, उसी टाइम। जो टाइपिंग में फेल होगा वो उसी टाइम घर चला जाएगा, ठीक है ना। पंजाब गवर्नमेंट में जो है वो आपको पता है SSS की आती हैं या पर्सनल असिस्टेंट की भी बात जगह पे आती हैं। सेक्रेटेरिएट में तो डायरेक्ट नहीं आती SSS या पर्सनल असिस्टेंट की, वो बाय प्रमोशन जाता है बंदा। लेकिन जो कई महकमे है वहाँ पे SSS की भी डायरेक्ट सीट आ जाती है, या इस तरह जो है दूसरी भी आ जाती है। अच्छा, 16 स्केल की पंजाब गवर्नमेंट में स्टेनोग्राफर की भी आती हैं सेशन कोर्ट्स में, वो 16वें स्केल का स्टेनोग्राफर होता है, ठीक है ना। उसका वो जुडिशरी में आम रूटीन में MCQs पहले लिए जाते हैं, उसके बाद फिर जुडिशल लैंग्वेज जो है वो शॉर्ट हैंड वगैरह कराई जाती है 100 वर्ड्स पर मिनट, और जो टाइपिंग करवाई जाती है वो 50 वर्ड्स पर मिनट 50 वर्ड्स पर मिनट करवाई जाती है। और 17 स्केल की बात करें तो हाई कोर्ट में 17 स्केल की डायरेक्ट स्टेनोग्राफर के नाम से भी आती हैं और पर्सनल असिस्टेंट के नाम से भी आती हैं, दोनों का 17 स्केल होता है। अब पहले होता था हाई कोर्ट सिर्फ टाइपिंग और शॉर्ट हैंड वगैरह लेता था, अब उन्होंने इंग्लिश का टेस्ट भी रख दिया हुआ है। उसमें बाज़ का वो ये इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप लेते हैं, वो टेस्ट ऐसे वगैरह भी लिखवा लेते हैं, प्रेसिव वगैरह लिखवा लेते हैं, देन फिर शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। शॉर्ट हैंड टाइपिंग में जो स्टेनोग्राफर BS 17 है उसका वो करवाते हैं 100 वर्ड्स पर मिनट और 50 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग, और जो सा वो पर्सनल असिस्टेंट है उसमें वो करवाते हैं 110 वर्ड्स पर मिनट और 50 की जो है वो आपकी टाइपिंग। अच्छा, दोनों में फ़र्क क्या है? स्केल दोनों का 17 है। फ़र्क ये है कि जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसका जो है वो टाइम स्केल प्रमोशन होता है। टाइम स्केल प्रमोशन वहाँ होता है जहाँ पे या तो सिर्फ 1 स्टेप प्रमोशन हो, यानी एक दफ़ा प्रमोशन के बाद आगे प्रमोशन ना हो कोई, या फिर प्रमोशन हो ही ना। जैसे सेक्रेटेरिएट है ना, वहाँ पे स्टेनोग्राफर पहले सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर हो जाता है, फिर पर्सनल असिस्टेंट हो जाता है, फिर प्राइवेट सेक्रेटरी हो जाता है, फिर सेक्शन ऑफिसर हो जाता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी से आगे जाता है। ये प्रमोशन है। जहाँ पे प्रमोशन नहीं है, आगे पोस्ट ही नहीं है, वहाँ पे टाइम स्केल प्रमोशन, यानी टाइम के साथ उसको प्रमोट करते जाते हैं। क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 10 साल के बाद उसको एक स्केल अप कर देंगे, 17 में था 18 में चला जाएगा, फिर 7 साल बाद या 5 साल बाद, वो टाइम लिमिट होती है फिक्स की होती है, वो 18 में चला जाएगा, फिर 5 साल बाद 19 में चला जाएगा, फिर 5 साल बाद 20 में चला जाएगा, जब तक रिटायर नहीं होता उसको एज के हिसाब से, जितनी उसकी एज है 5-5, 7 साल, 10-10 साल बाद उसको टाइम स्केल मिलता रहेगा, लेकिन डेजिग्नेशन सेम रहेगा। वो 18 स्केल में भी जाके स्टेनोग्राफर है, 20वें स्केल में भी जाके स्टेनोग्राफर है, डेजिग्नेशन चेंज नहीं हो रहा टाइम स्केल प्रमोशन में चेंज हो जाएगा। तो PPSC में प्रमोशन है जहाँ अब जैसे हाई कोर्ट में मैंने बताया स्टेनोग्राफर का टाइम स्केल है वो स्टेनोग्राफर ही रहेगा, लेकिन 18-19 में जाता जाएगा। जो पर्सनल असिस्टेंट है वो प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर इसी तरह उनके रजिस्ट्रार वगैरह या असिस्टेंट रजिस्ट्रार होते हैं, इस तरह डेजिग्नेशन चेंज होता है, वो कैडर ही चेंज हो जाता है बंदे का, वो इस तरह करके आगे निकलता रहता है, ठीक है ना। उसी तरह फिर जो हमारी सेनेट सेक्रेटेरिएट है या प्रोविंशियल असम्बली है या नेशनल असम्बली है, वहाँ पे सीनियर रिपोर्टर की और ऑफिशियल रिपोर्टर की भी आती है। ऑफिशियल रिपोर्टर BS 17, ठीक है, ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में की डायरेक्ट आती हैं, और आपकी जो है वो 100 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड वगैरह मांगी होती है। इसी तरह हाँ, नाम चेंज है ठीक है। और सीनियर ऑफिशियल रिपोर्टर की भी आती है, जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट 18 स्केल की जॉब्स आती हैं। तो ये मतलब इसका शॉर्ट हैंड का स्कोप है कितना ज़्यादा, ठीक है ना। APS का आगे प्राइवेट सेक्रेटरी, फिर सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी, कई महकमों में होता है, कई जगह पे नहीं भी होता, ठीक है ना। जहाँ पे नहीं होता वहाँ पे टाइम स्केल प्रमोशन होती है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 2 पॉइंट ही रह गए हमारे। एज का क्राइटेरिया भी हम देख ले क्या है, ठीक है ना। जो आपका है ना पंजाब गवर्नमेंट में वो एज क्राइटेरिया ये होता है कि 18 साल से लेके 25 साल तक, उसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी, 30 साल हो जाएगा। लेडीज़ के लिए ज़्यादा होती है, ठीक है ना, और 35 साल तक मेरा होती है लेडीज़ के लिए। और पंजाब गवर्नमेंट में जो है सॉरी फेडरल गवर्नमेंट में वहाँ पे उसका स्टेनोटाइपिस्ट का चेंज है और APS का चेंज है। स्टेनोटाइपिस्ट का जो है वो 18 से लेके 25, देन 5 साल एज रिलैक्सेशन के साथ 30 साल हो जाएगा। जो APS है उसका 33 साल तक होता है, यानी 20 साल से लेके 28 साल तक जो है वो जर्नल है, 5 साल रिलैक्सेशन ऐड करेंगे तो कितनी हो गई
33 साल तक, लेकिन अब सुना है कि फेडरल गवर्नमेंट में भी चेंज करने लगे हैं शायद। अब वो देखें क्या उसमें चेंज लेके आते हैं, पढ़ाते हैं गढ़ाते हैं, वो पता लगेगा क्या सूरत हाल बनती है। अभी तक सुनने में यही आया कि कुछ करने लगे हैं, शायद हो सकता है पढ़ा दें। अच्छा, आगे 2 सजेशन हैं लास्ट पे आपको शॉर्ट हैंड के वाले से। एक तो आप लोगों ने तो चलो इंटर कर लिया हुआ है या किसी ने ग्रेजुएशन किया, आप अब कर रहे हैं। देखिए किसी का भला सोच है, मुसलमान वही है ना जो अपने मुसलमान भाई को अच्छा मशवरा दे। आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा कोई गरीब है जो बेचारा आपको पता है आगे कोई मतलब कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और या फिर कोई ऐसा बच्चा आपने देखा है जिसके मैट्रिक में बहुत नॉर्मल से नंबर है, चाहे वो आपको पता है एफएससी भी करेगा तो आगे कोई उसका मतलब नई ग्राउंड नहीं बन सकेगी आगे किसी अच्छी फील्ड में जाने की, तो आप उसको एक अच्छा मशवरा दें कि वो डी.कॉम करे। डी.कॉम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। डी.कॉम आई.कॉम की तरह है, सिर्फ उसमें ये है फ़र्क कि एक 100 नंबर का कंप्यूटर का उन्होंने सब्जेक्ट लगाया हुआ है और एक 100 नंबर का शॉर्ट हैंड सब्जेक्ट रखा हुआ है। वो इंटरमीडिएट ही है, ठीक है। वो डी.कॉम करके बच्चे को क्या फ़ायदा होगा, आगे उसने बी.कॉम ही करना है। बी.कॉम करेंगे, देखें आई.कॉम के बाद बच्चा क्या करता है आगे, बी.कॉम करता है या सिंपल बी.ए कर लेता है अगर उसने सिंपल फील्ड अपनी चेंज करनी है, या आगे कंप्यूटर फील्ड में चला जाएगा। तो डी.कॉम के बाद भी यही फील्ड्स हैं आगे। डी.कॉम के बाद आप चाहें तो बी.ए कर लें, चाहे तो आप कंप्यूटर फील्ड में चले जाएं, वो जो BSIT वगैरह होती है, ठीक है। और चाहें तो आप वो क्या नाम लेते हैं सिंपल बी.ए कर लें, बी.कॉम ऑनर्स कर लें, कुछ भी कर लें आप। ICS के बाद भी तो कोई बच्चे आगे फील्ड चेंज कर लेते हैं ना, कोई बी.कॉम कर लेता है, कोई कुछ और कर लेता है। तो बच्चे को मशवरा दें कि यार आप डी.कॉम करें, डी.कॉम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा, ठीक है ना। दूसरी मेरी आपको सजेशन ये है, कोई अगर आपको कहता है ऑनलाइन शॉर्ट हैंड करें, मैं ये नहीं कहता किसी को कि कोई अगर पढ़ा रहा है अच्छा तो अच्छा पढ़ाते हैं, फ़ायदा भी होता होगा लोगों को, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होता जितना आपको क्लास लेके वहाँ पढ़ने से फ़ायदा होता है। ऑनलाइन शॉर्ट हैंड मैंने आज तक कभी रिकमेंड नहीं की किसी को, मैं हर बच्चे को मना ही करता हूँ जो आके पूछता भी, कि मैं उसको कहता हूँ यार बड़ी मजबूरी है ना, अगर आप नहीं जा सकते, जैसे कोई आउट ऑफ सिटी के पास कोई शॉर्ट हैंड अकेडमी मौजूद नहीं है, वो करें ऑनलाइन, जिसकी वाकई जेन्युइन रीज़न है, जिसकी मजबूरी है। जिसकी कोई मजबूरी नहीं है वो कभी भी ऑनलाइन ना करे। जैसे मस्जिद में जमात के साथ नमाज़ पढ़ने से मिलता है ना कितनी 27 नमाज़ों का सवाब, और जो अकेडमी से बैठ के पढ़ो ना जी, समझो कि 27 गुना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। घर में बैठ के पढ़ेंगे 1 गुना फ़ायदा है, अगर आप अकेडमी में बैठ के पढ़ेंगे तब 27 गुना फ़ायदा है। अभी हाफ़िज़ साहब यहाँ बैठे थे, चले गए, जो नए अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है वो ऑनलाइन कहीं करते रहे हैं सारा। अब उसने पहले दिन क्लास ली है तो मुझे बाहर खड़ा होकर बताता, कहता सर मुझसे तो हुई नहीं, मुझे झिझक है, बहुत हेजिटेशन है बहुत ज़्यादा। आप जब टेस्ट देने जाएंगे वहाँ पे कोई एक बंदा आपको केले को बैठा के नहीं टेस्ट के बाकी बार खलो में पहले आधा ले लो है घर कला पढ़ता सी डरता जरा मेरे को पहले ले लो, तुम बाद चो आइए ना। वहाँ पे आपको सबको फेस करना पड़ेगा ना। अकेडमी में यही होता है ना, आपको अच्छा लर्न करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, आप 4 बंदों के दरमियान बैठ के पढ़ते हैं, फिर जो पास बैठ के आपने उस्ताद से चीज़ पूछ लेना ऑनलाइन। अब ये कोरोना में सारा ऑनलाइन टॉपिक ड्रामा हुआ है, हूँ जेरे अगे जाएंगे ना यूनिवर्सिटी इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, तुम अपने वेख लेना, फिर वो कांदी पीर हो रही है तो ढिड पीर की दवाई दे देनी है। तो जब आम जो इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं है वो भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाती, तो ये तो फिर भाई टेक्निकल चीज़ है, ये कैसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आपने ऑनलाइन से बचना, ठीक है ना। दास पे आपको एक ज़िंदगी को बेहतर बनाने का नुस्खा देना चाहूँगा कि जब आप गुस्से में हो ना तो थोड़ा सा रुक जाएं, और अगर गलती में हो तो थोड़ा सा झुक जाएं, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।